फ्रेंड्स वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र का टॉपिक हमारी जो एमपी जीके की क्लास है उसमें चल रहा था और उसमें हमने सबसे पहले सर्वाधिक क्लिष्ट क्षेत्र जो यमुना प्रवाह तंत्र की नदियां हैं, गंगा यमुना प्रवाह तंत्र की नदियां, उनको लिया था क्योंकि ये बुक्स में क्लियर नहीं है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी किन किन जिलों से होकर के प्रवाहित हो रही है, किस नदी पर कौन कौन से स्थान हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग दिया हुआ है और बुक्स में बहुत ज़्यादा गलत दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को हमने लिया था जहाँ मैंने आपको चंबल अपवाह तंत्र जो चंबल नदी तंत्र है वो करवाया था, उसकी एक एक नदी बताया था कौन सी किसकी सहायक है, ठीक है ना। वहाँ फिर हमने सिंध नदी को और कुंवारी नदी को भी देखा था। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी को ले रहे हैं जिससे हम मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। अधिकांश बुकों में ये दिया हुआ है कि प्रदूषण के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की गंगा सबसे पहले तो नर्मदा नदी है। यदि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा पूछी जाए तो बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी को लेकिन इसके पहले भी वायु पुराण में भागीरथी के समान श्रेष्ठ नदी बताया गया है। वायु पुराण में बेतवा नदी को भागीरथी के समान श्रेष्ठ नदी बताया गया है। तो हम आज बेतवा नदी तंत्र ले रहे हैं फ्रेंड्स, और बेतवा नदी तंत्र में जो है कौन कौन सी नदियाँ आएंगी वो एक एक करके हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा आएगा बेतवा नदी तंत्र। ओके, बेतवा नदी तंत्र। तो बेतवा नदी फ्रेंड्स जो है वो रायसेन से निकल करके किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। इसमें सबसे पहले तो आपकी हलाली रिवर आ जाती है। हलाली रिवर के बाद फिर बीना रिवर आ जाती है। बीना रिवर के बाद आपकी आ जाएगी जामनी रिवर आ जाएगी। जामनी रिवर के बाद आपकी आ जाएगी धसान रिवर आ जाएगी। तो इन सब से मिलकर के बेतवा नदी तंत्र बना हुआ है। तो इन सबको हम यहाँ पर पूरा एक एक करके सीक्वेंस में देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ हम सबसे पहले संपूर्ण अध्ययन करेंगे, पूरा टू द पॉइंट ए टू जेड हम इसका जो है सबसे पहले स्टडी करेंगे। उसके बाद सारे एग्जाम्स में एमपीपीएससी हो गया, पीईबी की भर्तियां हो गई, पटवारी एग्जाम हो गया, इन सभी में अब तक के जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं वो हम एक एक करके सिलसिलेवार देखेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बेतवा नदी तंत्र। सबसे पहले बेतवा नदी। तो फ्रेंड्स बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन जिला। रायसेन जिला में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो है रायसेन जिला का, वहाँ से बेतवा नदी का उद्गम होता है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से। तो बेतवा नदी रायसेन के दक्षिण पश्चिम से निकल करके पहले थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, फिर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ये कहाँ चली जाती है? ये भोपाल को टच करते हुए निकलती है। ध्यान दीजिएगा, रायसेन में पहले प्रवाहित हुई पूर्व की ओर, फिर ये कहाँ चली गई? उत्तर की ओर, यहाँ भोपाल को टच करते हुए आती है। तो उसके बाद आ जाती है विदिशा, विदिशा के बाद आ जाती है सागर, और फिर सागर जिले से, यहाँ से इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इसका मार्ग समझ में नहीं आता बुक्स में। तो सागर जिले के बाद ये सागर, फिर अशोकनगर, अशोकनगर के बाद शिवपुरी की सीमा बनाते हुए, किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हुए फिर ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में प्रवाहित होती हुई फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और उत्तर प्रदेश में जाकर के आपका किस रिवर से जाकर के मिलती है? ये जाकर के मिलती है हमीरपुर के निकट, जाकर के मिलती है यमुना में, हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। तो ये बेतवा नदी हो गई। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के किन जिलों से प्रवाहित हुई? तो सबसे पहले अभी तक के जो डाटाज आ गए आपके, वो कौन कौन से आ गए उस पर जरा हम एक बार उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से डाटाज हमारे आ गए हैं। तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन जिले से। कहाँ से होता है फ्रेंड्स बेतवा नदी का उद्गम? रायसेन जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित कुमरा गांव से। ये हो गया इसका उद्गम, कुमरा गांव। ओके, कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? तो रायसेन से निकलती है, तो रायसेन तो आ ही जाएगा। फिर भोपाल को टच करती हुई निकलती है, तो भोपाल आ गया। उसके बाद फिर आपका जाता है विदिशा, विदिशा के बाद फिर आपका आ जाएगा सागर, सागर के बाद आपका अशोकनगर और शिवपुरी की, अशोकनगर और शिवपुरी की ये ललितपुर के साथ सीमा बनाती है, ठीक है ना। तो आ जाएगा अशोकनगर, अशोकनगर के बाद फिर आपका आ जाएगा क्या? शिवपुरी, शिवपुरी के बाद फिर ये कहाँ चली जाती है?
उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी की सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश में, ललितपुर और झांसी की। और उसके बाद फिर टीकमगढ़ से प्रवेश करती है। तो टीकमगढ़ आ जाएगा आपका, टीकमगढ़, और टीकमगढ़ के बाद फिर आपका आ जाएगा निवारी। ये मध्य प्रदेश के जिले हो गए जहां से होकर के क्या होती है, बेतवा नदी प्रवाहित होती है। अब बेतवा नदी जो है फ्रेंड्स, उसने जो बहुत प्राचीन सभ्यता को ये दर्शाती है और प्राचीन काल की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों को ये अपनी गोद में समेटे हुए है। आप इसके किनारे स्थित स्थान भी देखेंगे तो रायसेन, रायसेन में क्या है आपका, भीमबेटिका है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप आएंगे तो विदिशा, हालांकि बुक्स में दिया हुआ है किस नदी के किनारे और कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो उसमें ये आंसर आया हुआ बेतवा, हालांकि बेतवा से थोड़ा दूर है विदिशा, लेकिन चूंकि एग्जाम में बना हुआ है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं विदिशा। ओके, विदिशा के बाद फिर कहाँ चलेंगे हम, विदिशा के बाद जाएंगे तो हम आगे अशोकनगर और शिवपुरी की सीमा बनाते हुए कहाँ चली गई, टीकमगढ़। आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, सांची, सांची किस नदी के तट पर है, सांची कहाँ पर है, रायसेन में है ना, सांची, सॉरी रायसेन में कह रहा हूं, सांची, सांची किस नदी के तट पर है, तो सांची भी बेतवा नदी के तट पर है। तो कौन कौन से हो गए आपके, सांची, फिर उसके बाद विदिशा, विदिशा के बाद फिर आप आ जाइए तो कई बुक्स में गुना भी दिया हुआ है, गुना बेतवा नदी के तट पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गुना बेतवा नदी के तट पर नहीं है। फिर कौन सा आ जाएगा, ओरछा, ओरछा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें अभी आगे भी बहुत कुछ आएगा। ओरछा, ये सब किस नदी के तट पर हैं, बेतवा नदी के तट पर हैं। अब हम इसकी जो बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं वो एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले बेतवा से संबंधित संपूर्ण जो हम डाटाज देख लेते हैं। तो मैंने आपको उद्गम बता दिया, समागम बता दिए, तटीय नगर बता दिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि मैंने आपको बताया वराह पुराण में इसके प्राचीन नाम। पहले तो आप प्राचीन नाम देख लीजिए, तो कौन कौन से हैं, वेत्रवती, ठीक है, फिर विंध्याटवी, विंध्याटवी या कहीं कहीं इसको विंध्यवासिनी भी बोलते हैं, विंध्याटवी या विंध्यवासिनी। उसके बाद फिर यह आ जाता है मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर, प्रदूषण के आधार पर अगर पूछी जाए तो मध्य प्रदेश की गंगा, फोकस कर देना बेटा यहाँ पर, मध्य प्रदेश की गंगा भी इसे कहा जाता है। और आप इसकी अगर बात करें तो वेत्रवती, विंध्याटवी, मध्य प्रदेश की गंगा, इसे वैस भी कहीं कहीं कहा गया है, वैस, लेकिन ध्यान दीजिएगा वैस इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है ना, वैस बेतवा की एक प्रारंभिक सहायक नदी है और वैस के मिलने के बाद इसका नाम कहीं कहीं वैस भी दिया गया है। तो वेत्रवती, विंध्याटवी, मध्य प्रदेश की गंगा, वैस, शिवपुत्री, शिवपुत्री के संबंध में दो जगह उल्लेख मिलेंगे, एक यहाँ एक आगे हम देखेंगे, तो शिवपुत्री भी इसे कहा गया है। अब फ्रेंड्स बेतवा नदी जो है वो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती है। बुंदेलखंड कहाँ से स्टार्ट होता है, बुंदेलखंड आपका भिंड हाफ से स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका दतिया, और दतिया के बाद फिर आप यहाँ आ जाइए तो शिवपुरी का पूर्वी क्षेत्र, अशोकनगर का पूर्वी क्षेत्र, फिर निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर, ये सब बुंदेलखंड के क्षेत्र। बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी बेतवा नदी को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब वराह पुराण में इसे वेत्रवती कहा गया, वराह पुराण में इसे वेत्रवती कहा गया है और इसे किसके समान, भागीरथी के समान पवित्र बताया गया है वराह पुराण में। पद्म पुराण में इसके संबंध में दो जो है कहानियां प्रचलित हैं कि एक जो था वृत्रा, मैं लिख देता हूं, वृत्रासुर, ठीक है ना, वृत्रा, ठीक है ना, वृत्रासुर, वृत्रासुर नामक व्यक्ति का उल्लेख है। जैसे आप भागीरथी नदी देखते हैं कि भागीरथी नदी को लाने का प्रयास भागीरथ ने किया था, बहुत अथक प्रयास किया था, तब भागीरथी नदी का उद्गम माना जाता है। ये जो एक अनुश्रुतियां हैं और पौराणिक कथाएं हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर वृत्रासुर नामक व्यक्ति का उल्लेख है जिसके बारे में कहा गया है पद्म पुराण ने कि इसने कुआं खोदकर किस नदी का उद्गम किया, कुआं खोदकर बेतवा नदी का उद्गम किया। तो वृत्रासुर की घटना का उल्लेख है। वहीं एक कथा आती है विदारूप शासक की,
विदारूप शासक के बारे में माना जाता है कि ये एक अनाचारी शासक था और बहुत सारे पाप इसने किए थे। बाद में इसके पाप के कारण ये बहुत जो है बीमार हो गया, तो इसने अपने पापों से मुक्ति कब पाई? जब इसने बेतवा के संगम पर स्नान किया, पूजा अर्चना की, तो इसे इसके पापों से मुक्ति मिली थी, ऐसा भी माना जाता है। किसके बारे में? विदारूप के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, बाणभट्ट ने कादम्बरी में, बाणभट्ट ने कादम्बरी, बाणभट्ट का कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है? कादम्बरी। वहीं कालिदास ने मेघदूतम में, कालिदास ने मेघदूतम में, ओके, किसका उल्लेख किया है? बेतवा नदी का उल्लेख किया है। महाकवि केशवदास, केशवदास ने अपने ग्रंथ, कौन से ग्रंथ? रसिक प्रिया में बेतवा नदी के सौंदर्य का वर्णन किया है। महाकवि केशवदास ने रसिक प्रिया में बेतवा नदी का जो वर्णन किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक जो हुआ है ये क्लियर है आप लोगों को? क्या क्या हो गया? तो अभी तक हमने ये देख लिया कि बेतवा नदी की एक कहाँ से उद्गमित होती है? रायसेन कुमरा गांव से उद्गमित होती है। रायसेन, भोपाल, विदिशा, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ जिलों से बहती है। अशोकनगर और शिवपुरी की सीमा ललितपुर जिले से बनाती है, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में भी आपकी सीमाएं बनाती है, किसकी? झांसी और ललितपुर की। वहीं झांसी और जालौन की सीमा भी बनाती है। बेतवा नदी में बेस एक सहायक नदी आकर के मिलती है, तो इसके बेस भी कहा जाता है, वैस भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम बेत्रवत्री, विंध्याटवी या विंध्यवासिनी, मध्य प्रदेश की गंगा और शिवपुत्री हैं। फिर वराह पुराण और अन्य जो ग्रंथ हैं उनकी मैंने आपको जो कथाएं हैं वो इसके संबंध में बताई। ठीक है ना फ्रेंड्स? इसके बाद अगर आप देखेंगे कि बेतवा नदी पर बने हुए बांध, बेतवा नदी पर बने हुए बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो बांध पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से जो महत्वपूर्ण है। पहला है राजघाट, राजघाट बांध, और दूसरा आता है माता टीला बांध। ओके, राजघाट बांध और माता टीला बांध। राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहा जाता है, लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, राजघाट बांध को क्या कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बेतवा नदी अपने प्रवाह में जब अशोकनगर के पास पहुंचती है तो अशोकनगर की उत्तरी सीमा में बांध दोनों कहां पर है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, दोनों बांध ललितपुर उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। यदि आपको क्वेश्चन आता है कि ये बांध कहां पर है, तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। तो अशोकनगर की उत्तरी सीमा में, अशोकनगर जिला, यहां पर अशोकनगर जिला है, अशोकनगर जिले की उत्तरी सीमा में यहां पर ललितपुर में राजघाट बांध बना हुआ है, जिसका जलाशय जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, राजघाट जलाशय। ठीक है ना? तो ये रानी लक्ष्मीबाई सागर जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। फिर और उत्तर की ओर जाएं तो आपका शिवपुरी जिले और ललितपुर जिले की सीमा पर यहां पर आपका कौन सा डैम बना हुआ है? माता टीला डैम। तो इसका जो है ये माता टीला डैम है, इसका जो जलाशय है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। तो आपको क्लियर हो गया, आपको क्लियर क्या हो गया? राजघाट, राजघाट हो गया क्लियर, और दूसरा आपको क्लियर हो गया कौन सा डैम? माता टीला डैम। ओके, माता टीला डैम जो है इसकी जो स्थापना की गई थी 1958 में की गई थी, और राजघाट जो है 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। दोनों ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि माता टीला बांध और राजघाट बांध, ये जो दो बहुत महत्वपूर्ण बांध जो बेतवा नदी पर बने हुए हैं। माता टीला बांध 1958, राजघाट बांध 1971। बांध कहां पर है? ललित उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसकी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, जैसे आपका माता टीला बांध से 3 नहरें निकाली गई हैं। 2 नहर उत्तर प्रदेश को जाती हैं, एक नहर शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड तक जो है वो सिंचाई करती है, मध्य प्रदेश की ओर आती है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है आपका ये हो गया, आपने देख लिया बेतवा नदी। ठीक है ना? बेतवा नदी के किनारे स्थित नगर भी मैंने बता दिया आपको, सांची। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा विदिशा, फिर आपका आ जाएगा ओरछा,
आप विदिशा को देखेंगे तो थोड़ा सा दूर है बेतवा से, लेकिन विदिशा भी बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। तो ये, और भोजपुर, भोजपुर अगर आ जाए तो भोजपुर भी किसके तट पर है? भोजपुर भी यहां पर किसके तट पर है? आपका बेतवा के तट पर है। भोजपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर, भोजपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है वो किसके तट पर है? शिव मंदिर, वो भी बेतवा के तट पर है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो बेतवा पूरा क्लियर हो गया आपका बेतवा के बारे में। बेतवा नदी बहुत ही सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट आ जाती है जो आपसे पूछा गया है एग्जाम में बार बार, कंचन घाट किस नदी पर है? तो कंचन घाट ओरछा में है। कंचन घाट ओरछा में है और ओरछा में बेतवा नदी के तट पर है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वीर सिंह बुंदेला की छतरी है और ओरछा की जितनी भी इमारतें हैं वो भी किस नदी के तट पर आ जाएंगी? वो भी आपकी आ जाएंगी बेतवा नदी के तट पर। ओरछा आगे जाकर के और इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम इसकी सहायक रिवर पढ़ेंगे जामनी, क्योंकि जामनी किस जिले में जाकर के बेतवा से मिलती है? वो भी ओरछा में मिलती है। तो मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा दूं। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कौन सी है? बेतवा। बेतवा को जो वराह पुराण है उसमें इसकी तुलना भागीरथी से की गई है। फिर जो पद्म पुराण है उसमें की 2 कथाएं मैंने आपको बता दी, कथाएं आप देख लीजिएगा। कौन कौन से तटीय नगर हैं? भोजपुर है, सांची है, विदिशा है, ओरछा है। फिर कौन कौन से जिलों से प्रभावित होती है? रायसेन, थोड़ा सा भोपाल टच करती है, विदिशा, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन जिलों से होती हुई प्रवाहित होती है बेतवा। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर और जलग्रहण क्षेत्र कितना है? तो लगभग 46,000 वर्ग किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां, इस दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? बीना, ध्यान दीजिएगा, बीना। बीना के बाद फिर क्या हो जाएगी? जामनी। जामनी के बाद फिर क्या हो जाएगी आपकी? तो धसान। ये इसकी दाएं तट की सहायक नदियां हैं। कई बच्चों को दायां बायां समझ में नहीं आता, मैंने पिछली क्लास में बताया था। जैसे नदी चल रही है आप समझिए आप वैसा चल रहे हैं, और फिर आपका दायां जो हाथ है वो दाएं तट और जो बाएं हाथ है वो बाएं तट। तो इसकी ये सहायक नदियां हैं। बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? हलाली। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रिवर ले लेते हैं। नेक्स्ट रिवर हमारी कौन सी आ जाएगी? नेक्स्ट रिवर है फ्रेंड्स हमारी हलाली। ठीक है, तो हलाली रिवर जो है इसमें बहुत कुछ आपको है जो मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से, लेकिन थोड़ा सा वर्णन करना जरूरी है कि इसको हलाली रिवर क्यों कहा जाता है। तो वो मैं ऐतिहासिक आधार पर ही बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा इससे नाराज नहीं होगा जो ऐतिहासिक आधार पर मैं इसको बता रहा हूँ। तो सॉरी, हमने बेतवा नदी को मिटा दिया, बेतवा नदी को तो बना ही दें फिर से। तो बेतवा नदी यहाँ पर आपकी उद्गमित होती है, फिर रायसेन से होती हुए भोपाल टच करते हुए विदिशा, सागर, सागर के बाद फिर ये सीमा बनाते हुए अशोकनगर और शिवपुरी की, फिर ये टीकमगढ़ और निवाड़ी से बहते हुए हमीरपुर में जाकर के आपकी किससे मिलती है? जाकर के मिलती है यमुना से। हलाली रिवर, हलाली रिवर भोपाल में बहने वाली एक नदी है जो आकर के किस में मिलती है? आपकी मिलती है बेतवा नदी में। तो यहाँ पर ही इसमें कौन सी है? हलाली परियोजना भी है। हलाली परियोजना, ठीक है, हलाली परियोजना आपने बहुत सुना होगा। हलाली परियोजना, हलाली परियोजना कहाँ पर है? भोपाल रायसेन जिलों में फैली हुई है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए हलाली जिला, हलाली किस जिले में स्थित है? तो हलाली स्थित है रायसेन जिले में। इसमें जुड़ा विवाद ये है कि यहाँ पर हिंदुओं का विश्वासघात के, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि ये ना लगे कि सामाजिक समरसता बिगड़ रही है, ऐतिहासिक दृष्टि से बस बता रहा हूँ। यहाँ पर हिंदुओं का विश्वासघात के आधार पर बहुत बड़ी मात्रा में कत्ल किया गया था, तो इसको कत्ल की नदी या हलाली नदी भी कहा जाता है। बस हम इतना ही इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट नदी है वो आपकी आ जाती है बीना नदी। बीना नदी का उद्गम, बीना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बीना नदी का उद्गम भी रायसेन से होता है। तो रायसेन से उद्गमित होते हुए ये आपका सागर में बहते हुए आगे जाकर के विदिशा में किससे मिल जाती है? जाकर के ये विदिशा के निकट मिल जाती है बेतवा नदी से। कौन सी नदी? बीना नदी। और बीना नदी सागर जिले के राहतगढ़ में,
राहतगढ़ में एक बहुत सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे राहतगढ़ जलप्रपात भी कहा जाता है या जिसे भालकुंड जलप्रपात भी कहा जाता है। बीना नदी जो इस जलप्रपात का निर्माण करती है। तो बीना नदी का उद्गम रायसेन जिला, गैरतगंज तहसील, प्रवाह रायसेन, सागर, विदिशा। बीना के किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर स्थित हैं? तो बीना के किनारे प्रमुख नगर जो स्थित हैं उसमें आ जाता है फ्रेंड्स, एक तो आपका बीना हो गया और दूसरा आ जाता है ऐरण। आपने सुना होगा ऐरण क्या है? यहां से 510 ईस्वा पूर्व का एक उल्लेख मिला है, गुप्तकालीन भानुगुप्त का उल्लेख अभिलेख मिला है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख है। ठीक है ना? तो ये वही ऐरण है जो किस नदी के तट पर स्थित है? बीना नदी के तट पर स्थित है। और आपने पढ़ा होगा गुप्तकालीन मंदिरों में, गुप्तकालीन मंदिर में भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर जो पढ़ते हैं वो भी बीना नदी के तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो बीना नदी आपने देख लिया। आगे चलते हैं जामनी नदी। तो जामनी नदी का उद्गम होता है सागर जिले से फ्रेंड्स, और ये उत्तर की ओर बहते हुए आगे जाकर के ओरछा में किसमें समाहित हो जाती है जामनी नदी? तो ओरछा में जाकर के समाहित हो जाती है बेतवा नदी में। तो आपने देख लिया, ये हो गई हलाली, ओके, ये हो गई आपकी बीना, ये हो गई आपकी जामनी, और जामनी को हम यहाँ ले लें क्योंकि अभी और भी नदियाँ बनानी है। जामनी ये तो आपकी प्रमुख रिवर हो ही गई। बेतवा ये आपका हो गया राजघाट, ये हो गया आपका माता टीला बांध। अब आते हैं इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी पर जो है कि धसान नदी, जैसे कि दसार्ण भी कहा गया, दसार्ण। तो धसान नदी का उद्गम रायसेन जिले की पूर्वी सीमा से होता है और ये रायसेन जिले से निकल करके फिर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, धसान नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आपका देवरी के निकट किसमें मिलती है? बेतवा नदी में मिलती है। देवरी के निकट कहां पर मिल जाती है? देवरी के निकट बेतवा नदी में। ओके फ्रेंड्स, तो धसान नदी का प्राचीन नाम क्या है? धसान। सबसे पहले हम उद्गम देख लें तो कहां से होता है? इसका उद्गम होता है रायसेन जिले से, रायसेन जिले के जसरथ या जसरथी भी मिलेगा पर्वत से, रायसेन जिले के जसरथ पर्वत से होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर ये कौन कौन से जिलों में बहती है? तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले रायसेन जिले में उद्गमित होती है, तो रायसेन जिले से तो बहेगी ही, है ना। उसके बाद ये सागर चली जाती है, सागर के बाद ये टीकमगढ़, थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा दूर बना दिया है, इस तरीके से बनाएं। रायसेन के बाद सागर, सागर के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद आगे फिर ये। तो कौन कौन से जिले आ गए? इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ आ गया? सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, टीकमगढ़ और निवाड़ी की सीमा भी बना देती है ये। तो थोड़ा सा निवाड़ी और आगे जाकर के फिर ये कहाँ चली जाती है? यूपी में चली जाती है। ओके, कौन सी? धसान नदी। प्राचीन नाम क्या है इसका? प्राचीन नाम है इसका दसार्ण नदी, दसार्ण नदी। ओके, अब धसान नदी पर दो बांध बहुत महत्वपूर्ण बने हुए हैं, दो बांध। इसमें अब चूंकि मैप रफ मैप है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बनाने में तकलीफ जा रही है। ये हो गया, धसान नदी पर दो बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, ये यहां पर आपका जो है वो कौन सा बांध आ जाता है? तो यहां पर आ जाता है इसका लेहचुरा बांध। कौन सा बांध है? लेहचुरा बांध। लेहचुरा बांध कहां पर आ जाता है? यूपी में, लेहचुरा बांध। उसके बाद आप टीकमगढ़ आ जाएंगे तो टीकमगढ़ में इसका एक बांध डैम बना हुआ है जिसे कहा जाता है बान सुजारा डैम या बान सुजारा बांध। बान सुजारा बांध, लेहचुरा बांध हो गया, फिर हो गया बान सुजारा डैम हो गया। और जहां ये समाहित होती है बेतवा में, देवरी के निकट, देवरी जुगनी के निकट, वहां पर देवरी डैम बना हुआ है जिसे धसान डैम भी कहा जाता है। तो धसान के तीन प्रमुख बांध, देवरी बांध, लेहचुरा बांध और बांध सुजारा बांध हो गए। धसान का प्राचीन नाम दसार्ण हो गया। जो देवरी बांध है यहां पर हो गया झांसी, इसके ऊपर आ जाएगा जालौन और यहां जाएगा हमीरपुर। तीनों के बिल्कुल जिले जो हैं कि मिलन स्थल पर ये जो है आपका धसान नदी किस में मिलती है? बेतवा नदी में।
तो आपने बेतवा नदी तंत्र की लगभग सभी प्रमुख नदियां देख ली, आपने धसान नदी देख ली, आपने हलाली नदी देख ली, आपने बीना नदी देख ली, आपने जामनी नदी देख ली, आपने बेतवा नदी देख ली। ओके फ्रेंड्स, इनके किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर बसे हुए हैं वो आपने देख लिया। कोई टॉपिक छूट गया हो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। धसान नदी की लंबाई, धसान नदी की लंबाई है 365 किलोमीटर, जिसमें से मध्य प्रदेश में ये 240 किलोमीटर बहती है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये थी हमारी पूरी थ्योरी जो तीनों जो बेतवा नदी तंत्र है उससे रिलेटेड। अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। एमपीपीएससी, पीईबी एग्जाम, पटवारी एग्जाम, एमपीएसआई एग्जाम, एमपीएनएम एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। एक करेक्शन है, मैंने पढ़ाते हुए धसान नदी के मार्ग में निवाड़ी जिला भी आपको बता दिया है। धसान नदी सागर से निकलती है, सागर से होते हुए फिर छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों की सीमा बनाती है और फिर यूपी में जाकर के देवरी जुगनी के निकट जो है आपका बेतवा नदी में मिलती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं जो हमारे MCQs हैं उसमें आ जाते हैं फ्रेंड्स। अगर कुछ बचा हुआ हो तो मैं देख लेता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले MPPSC में पूछे गए प्रश्न, एक कॉमन क्वेश्चन है लेकर के कि संप्राय मैदान किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन में मैं इस क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ। नदी, नदी जब अपनी अंतिम अवस्था में होती है तो अंतिम अवस्था में नदी क्षैतिज अपर्दन भी तीव्रता से करती है और क्षैतिज अपर्दन करने के कारण जो भी उबड़ खाबड़ भूमि होती है उसको वो समतल मैदान में बदलती जाती है। तो संप्राय मैदान जो होते हैं वो नदी की अंतिम अवस्था में नदी के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। MPPSC 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPPSC 2018 में बना हुआ, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। ए ओरछा, बी उज्जैन, सी मंडीदीप और डी मुरैना। तो हमने अभी देखा ओरछा, ओरछा किस नदी के किनारे है, इसका आंसर हो जाएगा ए ओरछा। ओरछा जो है वो आपका बेतवा नदी के किनारे है और ओरछा जो है वो बेतवा और जामनी नदियों का संगम भी कहाँ पर होता है, ओरछा में होता है। अभी हमने देखा बेतवा और जामनी नदियों का संगम ओरछा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPPSC 2010 से है फ्रेंड्स। हम ध्यान रखिएगा बेतवा नदी और सहायक तंत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देख रहे हैं। तो 2010 MPPSC में पूछा गया है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। ए बेतवा, बी क्षिप्रा, सी नर्मदा, डी चंबल। तो आपको मालूम है ए बेतवा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां 2010 में पूछा गया है। नर्मदा ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां ए अरब सागर में गिरती हैं, बी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, सी हिंद महासागर में गिरती हैं, डी दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। तो आपको मालूम है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं और माही नदी ये जाकर के अरब सागर में गिरती हैं, बाकी सारी नदियां जो हैं वो सहायक नदियां हैं तो दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यमुना नदी में नहीं मिलती है, कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती। MPPSC 2008, ए केन, बी बेतवा, सी सोन और डी चंबल। तो आपको मालूम है सी सोन। बुक्स में बहुत गलत दिया हुआ फ्रेंड्स, कहीं आप देखेंगे तो सिंध को बेतवा की सहायक बता दिया गया है, कहीं आप देखेंगे तो सिंध को चंबल की सहायक बता दिया गया है, कहीं आप चंबल में देखेंगे तो कूनो, कुंवारी, सिंध, बेतवा सारी की सारी नदियों को चंबल की सहायक बता दिया गया है। कहीं आप बेतवा नदी देखेंगे तो कूनो, कुंवारी, सिंध ये वो सब बेतवा नदियों की सहायक। तो एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप चंबल, फिर उसके बाद आप चंबल नदी से लेकर के पूरा बेतवा नदी तक जो तंत्र है उसकी एक एक नदी को आप समझ चुके हैं, कौन सी किसकी सहायक है, किस में मिलती है, किस स्थान पर मिलती है, किन किन जिलों से प्रवाहित होती है, उन पर कौन सी परियोजनाएं, सारा का सारा कुछ आप देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स PEB ANM 2016 से रिलेटेड है। PEB ANM 2016 से, नदी जो गहरी घाटियों और सकरी घाटियों नालों का निर्माण करती है वो है। तो गहरी घाटियों का निर्माण करती है और सकरी घाटियों का निर्माण करती है चंबल नदी। चंबल नदी ये तो आपने पहले भी कर लिया था फ्रेंड्स। फिर आता है वेत्रवती नाम डैश नदी को दिया गया है।
आप जानते हैं वेत्रवती नाम, सिंध नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, तो बेतवा नदी हो जाएगा। किस और फिर इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जामनी नदी कहां पर उत्पन्न होती है? पीईबी एएनएम 2016 में पूछा गया है। तो जामनी नदी हमने देखा, जामनी नदी कहां पर उत्पन्न होती है? सागर जिले से। जामनी नदी का उद्गम कहां पर है? सागर जिले में, और ओरछा में ये जाकर के किस में मिल जाती है? बेतवा नदी में मिल जाती है जामनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये पूछा गया पीईबी एएनएम 2016 में, हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले कहा जाता था? ए थाल, बी रीवा, सी तवा, डी जामनी। तो ध्यान दीजिएगा, हलाली जलाशय जिसको वर्तमान में हम सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहते हैं, सम्राट अशोक सागर परियोजना, ओके, सम्राट अशोक सागर परियोजना, हलाली जलाशय, इसे थाल जलाशय के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए थाल। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हलाली जिला डैश में स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था, ए रायसेन, बी बड़वानी, सी डिंडोरी, डी अशोकनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रायसेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रानी लक्ष्मीबाई राजघाट परियोजना। मैंने आपको बताया राजघाट परियोजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना कौन सी है? बरगी डैम वाली परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, राजघाट परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना, हलाली परियोजना। तो रानी लक्ष्मीबाई राजघाट परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंचन घाट डैश नदी के तट पर स्थित है? मैंने अभी आपको बताया, ए चंबल, बी नर्मदा, सी बेतवा, डी यमुना। तो सी बेतवा। हमने देखा ओरछा में कंचन घाट है, और यहीं पर वीर सिंह देव जिंदोला की छतरियां हैं, और ओरछा नगर की सारी प्रसिद्ध इमारतें कहां पर आ जाती हैं? इसी नदी के तट पर। यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसी नदी के तट पर बताएंगे। फिर नेक्स्ट कंचन घाट। कंचन घाट कहां पर हो गया फ्रेंड्स आपका? तो कंचन घाट हो गया आपका बेतवा नदी के तट पर। रामघाट क्षिप्रा नदी के तट पर है, पर ध्यान दीजिएगा रामघाट चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के भी तट पर भी है, पर उज्जैन वाला ज्यादा प्रसिद्ध है कि सिंहस्थ कुंभ वहां पर आयोजित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से लाभ मिलेगा? ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश। तो केन बेतवा लिंक से किस किस राज्य को लाभ मिलेगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्लास में हम केन बेतवा लिंक को बहुत डिटेल में देखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है, सीहोर डैश नदी के संगम पर स्थित है? बेतवा, सोन, सिवान, लतिया। अभी बहुत ही हल्की सी आपकी जो है रिवर है, इसको मैंने नहीं पढ़ाया, तो इसका आंसर है सिवान और लतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाए, सीहोर किन नदियों के संगम पर है? सिवान और लतिया। टीकमगढ़ और छतरपुर की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो धसान नदी बनाती है। जामनी नदी कहां पर मिलती है? ओरछा में मिलती है। किससे मिलती है? बेतवा से मिलती है। ऐसे आप डाटा याद रखा करिए। रामघाट वही आ गया। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? क्षिप्रा, नर्मदा, बेतवा, सोन। तो क्षिप्रा नदी पर। अब मैंने आपको बताया मंदाकिनी पर भी है। फिर सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो सांख्य सागर झील वही शिवपुरी, शिवपुरी जो आपका जाता है, शिवपुरी में आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वहां पर सांख्य सागर झील स्थित है। ओके, फिर इसके बाद आपका आता है, हाँ ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? ये फिर से पूछा गया है एमपी कांस्टेबल 2017 में। तो आपका विदिशा किसके नदी तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला है? प्रथम नदी द्वीप जिला, ये थोड़ा सा इस हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ले लिया है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। तो हम जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहाँ पर? असम में। और उस नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैंने आज ही इसके टॉपिक में समाहित कर लिया। भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला है, इसको जिला घोषित कर दिया गया, इसलिए पूछा गया कौन सा है? माजुली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है? तो आपको मैंने बता दिया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और शिवपुरी और आपका क्या कहते हैं अशोकनगर में ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है, और शिवपुरी और अशोकनगर की ललितपुर जिले के साथ सीमा बनाती है। फिर उत्तर प्रदेश में ललितपुर और झांसी की सीमा बनाती है। फिर आगे जाकर के झांसी और जालौन जिले की सीमा बनाती है बेतवा नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है? ए ओरछा, बी उज्जैन, सी मंडीदीप, डी मुरैना। तो ओरछा। उज्जैन किसके किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। मुरैना किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो कौन सा आ जाएगा? विदिशा किस नदी के तट पर है? बार बार पूछा गया है, तो आपका क्या आ जाएगा? बेतवा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चंस एमपीपीएससी, पटवारी एग्जाम, एएनएम एग्जाम, एमपी कांस्टेबल एग्जाम, पीईबी की सारी भर्तियों से बने हुए। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम देखेंगे आपका केन नदी। केन नदी को देखेंगे हम। केन नदी के बाद फिर आपका हम देखेंगे टोंस नदी, जो आपकी जाकर के आपका गंगा में मिलेगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका सोन नदी, और सोन नदी के गोपद नदी, रिहंद नदी। ये सब जो हमारे टॉपिक हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। और बेतवा छिप्रा लिंक और बेतवा केन लिंक और नर्मदा छिप्रा लिंक के लिए मैं आपको अलग से क्लास दूंगा, जहां मैं इन पूरी परियोजनाओं को डिटेल में आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।